नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में जीव विज्ञान में अध्याय 1 जीव जगत। ये वीडियो भाग 2 है। इसका पहला वीडियो हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने द्विनाम पद्धति और सिस्टमैटिक्स इन सब के बारे में पढ़ा था। किसी जीव का वर्गीकरण कैसे करते हैं, द्विनाम पद्धति क्या है, संग्रहालय क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो ये छोटा सा चैप्टर है और अब इसके प्रश्नोत्तर कुछ बचे हुए हैं जो आपकी NCERT बुक में प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। आज हम इनको समझेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? जीवों को वर्गीकृत करते हैं क्योंकि इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीवों की संख्या है, बहुत सारी जातियों की संख्या है। रॉबर्ट मे ने बताया कि इस पृथ्वी पर 87 लाख जातियां हैं। जीव जंतुओं की इस पृथ्वी पर 87 लाख जातियां हैं। अब ये 87 लाख जातियों को यदि हम पढ़ेंगे तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है और इनको याद करना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको वर्गीकरण कर लेते हैं, उनका वर्गीकरण कर लेते हैं और वर्गीकृत करके समान लक्षणों वाले जीव को समान ग्रुप में, समान फैमिली में रख लेते हैं, जिससे कि एक जीव को याद करने से दूसरे जीव के लक्षण भी याद हो जाएं। जैसे एग्जाम्पल, पैंथेरा लियो, यह है शेर। पैंथेरा टाइग्रिस, यह है चीता। फेलिस कैटस, यह है बिल्ली। तीन जीव हैं, तीनों कुछ एक समान दिखते हैं। जैसे पैंथेरा लियो शेर, मांस खाता, मांसाहारी है। पैंथेरा टाइग्रिस चीता, मांस खाता, ये भी मांसाहारी है। फेलिस कैटस, ये भी मांस खाती है। तो इन सबको जितने मांस खाने वाले, ये तीन का उदाहरण मैंने दिया, उन मांस खाने वालों को रखा जाता है कार्निवोरा में। इनको कार्निवोरा में रखा जाएगा, यानी जितने भी मांसाहारी जीव होंगे वो किस में रखे जाएंगे? कार्निवोरा में रखे जाएंगे। तो इस तरह से जितने मांसाहारी जीव होंगे हम कार्निवोरा याद कर लेंगे, तो कार्निवोरा में जो भी लक्षण हैं वो सब मांसाहारी के लक्षण होंगे। उसी तरह से ये फैमिली है शेर, चीता और बिल्ली की, ये बोली जाती है फैमिली फेलिडी। फेलिडी बोली जाती है, इसको बिल्ली परिवार भी कहते हैं, बिल्ली परिवार के सदस्य। जितने भी इस टाइप के जीव होंगे जो शेर की तरह, चीते की तरह, बिल्ली की तरह दिखते होंगे, इसके अलावा तेंदुआ होता है, ठीक है। तो ये जितने भी जीव होंगे वो कौन सी फैमिली में आएंगे? फेलिडी फैमिली में आएंगे, यानी बिल्ली वाली फैमिली में आएंगे। तो एक फैमिली को याद करने से हमें ये इतने सारे जीव याद हो जाएंगे, इसीलिए इनका वर्गीकरण आवश्यक है। इसीलिए जीवों को वर्गीकृत कर लिया जाता है। जैसे पानी में रहने वाले जीव हैं, तो पानी में रहने वाले जीव जैसे मछली वगैरह हैं। उड़ने वाले जीव हैं, एवीज हैं, पक्षी हैं, तो एवीज को याद कर लेंगे तो जितने पक्षी हैं तो सारे किस में आ जाएंगे? वो एवीज में आ जाएंगे। उसके बाद उनकी फैमिली अलग डिवाइड हो जाएगी और ऐसी करते करते हमें बहुत सारे जीव याद हो जाएंगे, इसीलिए हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, वर्गीकरण प्रणाली को हम बार बार क्यों बदलते हैं? वर्गीकरण प्रणाली को इसलिए बदलना पड़ता है क्योंकि जब रिसर्च की जाती है, इस पृथ्वी पर घूमा जाता है, तो बहुत सारे नए नए जीव दिखाई देते हैं, बहुत सारी नई फैमिली दिखाई देती हैं, तो उनकी वो संख्या बढ़ जाती है। या कुछ वैज्ञानिक होते हैं दूसरे, वो अपवाद देते हैं या दूसरों की आलोचनाएं करते हैं। तो इस तरीके से जब वो आलोचनाएं करते हैं तो अपने कुछ नए सिद्धांत लागू करते हैं, कुछ फैमिली बढ़ा देते हैं, कुछ वंश बढ़ जाते हैं। इसलिए जीवों के वर्गीकरण को जो है बदला जाता है। बेंथम एंड हुकर ने पौधों का वर्गीकरण दिया, ठीक है। उसके बाद में RH विटेकर ने वर्गीकरण दिया। तो कई सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग वर्गीकरण दिए हैं, अपने अपने आधार पर वर्गीकृत किए हैं। तो इसलिए वर्गीकरण जो है वो वर्गीकरण पद्धति को बार बार बदला जाता है, जिससे कि वो अप टू डेट रहे। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, जिन लोगों से आप मिलते हैं आप उनको किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करोगे? जिन लोगों से हम रोज़ की लाइफ में मिलते हैं उन्हें हम किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे? जैसे संकेत है ड्रेस, मातृभाषा, प्रदेश, आर्थिक स्तर आदि। तो इन संकेतों में से हम केवल इसको प्रदेश के आधार पर वर्गीकृत कर देंगे।
ठीक है, प्रदेश के आधार पर वो किस प्रदेश में रहते हैं। अगर प्रदेश में वर्गीकृत कर देंगे तो वहाँ पर रहने वाले प्रदेश में ड्रेस उसकी अलग होगी, वो भी आ जाएगा। मातृभाषा क्या है प्रदेश की, वो भी अलग आ जाएगा, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो सब अलग आ जाएगा। आर्थिक स्तर भी प्रदेश के अंतर्गत आ जाएगा, इसीलिए हम उसको प्रदेश के आधार पर वर्गीकृत कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित हैं इनमें से कौन सा सही है। मैंजीफेरा इंडिका और मैंजीफेरा इंडिका दोनों बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं, दोनों में बिल्कुल भी कोई भिन्नता नहीं है लिखने में। अब ये ऐसा क्यों है, कैरोलस लिनियस ने बताया, कैरोलस लिनियस ने बताया कि किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, ठीक है, कौन सी पद्धति के अनुसार, द्विनाम पद्धति के अनुसार। इन्होंने कैरोलस लिनियस ने एक पद्धति दी जिसको कहा द्विनाम पद्धति, या इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अनुसार किसी भी जीव के दो नाम होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर शेर लिखा पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा टाइग्रिस, बिल्ली फेलिस कैटस, ऐसे ही आम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आम का क्या है यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका, दो नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आपको दोनों में से सही नाम ढूंढना है कि दोनों में से सही नाम कौन सा है। तो द्विनाम पद्धति के अनुसार कैरोलस लिनियस ने कुछ इसके रूल बताए। द्विनाम पद्धति के रूल क्या हैं, इन्होंने बताया कि जब भी इसको लिखा जाएगा, जैसे मैं मैंजीफेरा इंडिका लिख देता हूँ, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा इंडिका में ये दो नाम हैं इसके आम के। इसका पहला नाम जो है ये वंश को इंडिकेट करेगा और दूसरा नाम इसका जाति को इंडिकेट करेगा, यानी ये इसका वंश है जीनस और ये इसकी जाति है स्पीशीज। तो किसी भी जीव का नाम जो होगा दो नामों से लिखा जाएगा, ठीक है, एक वंश और दूसरा इसकी जाति। तो इसका नियम इन्होंने ये बताया कि जब इसका वंश लिखेंगे तो वंश लिखने में इसका जो एम है, यानी इसका पहला लेटर, वंश का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा, एम कैपिटल लिखा हुआ है। और जबकि स्पीशीज जो है इसका पहला लेटर क्या होगा, इसका पहला लेटर यहाँ पर स्मॉल लिखा जाएगा, आई जो है स्मॉल है, ऐसे ये लिखे जाएंगे। पैंथेरा लियो में पी कैपिटल बनेगा और एल क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा। और उसके बाद आप अपनी बुक में सर्च करना, बुक में जितने भी नाम दिए होंगे जंतु वैज्ञानिक नाम या वनस्पति वैज्ञानिक नाम, वो कैसे होंगे, थोड़े तिरछे लिखे होंगे, इस टाइप से इटैलिक में होंगे। मैंजीफेरा इंडिका, ये जो आपकी किताब में लिखा हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, उसमें ये सेकंड वाला जो है ये तिरछा लिखा हुआ है, उसमें अंडरलाइन नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा तो इसको अंडरलाइन किया गया। तो ये जो किताब में लिखा हुआ है ये भी थोड़ा इटैलिक लिखा हुआ है, इसीलिए ये वाला सही है। उनके सिद्धांत के अनुसार जब भी ये किताब में लिखा हुआ होगा, छापा जाएगा किताब में, तब ये थोड़े तिरछे लिखे जाएंगे, जंतु वैज्ञानिक नाम जितने भी होंगे वो तिरछे लिखे जाएंगे। लेकिन यदि हम कभी कॉपी पर लिखेंगे तो उसके नीचे वंश को अलग अंडरलाइन करेंगे और जाति को अलग अंडरलाइन करेंगे। इसलिए मैंने ये बोर्ड पर लिखा है तो मैंने इसको अंडरलाइन किया, मैंने अपने हाथों से लिखा है तो ये क्या होगा, इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसलिए ये जंतु वैज्ञानिक नाम या वनस्पति वैज्ञानिक नाम सही होगा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को यहाँ से मिटा दूँ तो ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। यानी जब तक हम किसी भी वनस्पति वैज्ञानिक नाम को या जंतु वैज्ञानिक नाम को हम जब तक अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसके नीचे अलग अलग लाइन नहीं खींचेंगे, वो सही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये आम का जंतु वैज्ञानिक नाम कौन सा है, आम का जंतु वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका सही है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, दूसरा वाला ये सही है। आपकी किताब में ये इटैलिक लिखा हुआ है, इसीलिए इसको लिख लेना। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हमने समझ लिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सॉन की परिभाषा दीजिए। तो टैक्सॉन उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें जीवों के समान लक्षण उपस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। जगत सबसे बाद में आएगा, ये होगा पदानुक्रम जो चलेंगे उसमें जगत सबसे बाद में आएगा। नहीं तो सबसे पहले क्या, जब भी इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जगत लिखेंगे, फिर संघ लिखेंगे, फिर वर्ग लिखेंगे, फिर गण, फिर कुल और वंश और जाति। क्योंकि क्वेश्चन में उल्टा पूछा है इसलिए उल्टे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो जैसे ही जगत है, जगत में क्या हो गया, एनिमेलिया। एनिमेलिया जगत में जितने भी जंतु हैं वो सब किस में आएंगे, एनिमेलिया जगत में।
जितने भी जंतु हैं जिनमें जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात वो परपोषी हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और जितने भी स्वपोषी हैं अर्थात पेड़ पौधे, वो किस में आएंगे? प्लांटी में, प्लांटी जगत में आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये एक टैक्सॉन है, ठीक है। ये जगत क्या है? एक टैक्सॉन है। दो जगत होंगे, एक तो एनिमेलिया और दूसरा प्लांटी। जितने भी एनिमल्स होंगे, जंतु होंगे, वो एनिमेलिया में आएंगे और जितने भी प्लांट्स होंगे वो प्लांटी जगत में आएंगे। इसके बाद है संघ, संघ कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, क्योंकि जंतु जगत चल रहा है, पौधों में तो रीढ़ की हड्डी पाई नहीं जाती, तो जंतु जगत चल रहा है, इसमें रीढ़ की हड्डी जंतु में पाई जाती है। तो जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले जंतु हैं वो सब किस में आएंगे? कॉर्डेटा में। तो ये भी एक टैक्सॉन है, यानी जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले उनमें समान लक्षण होंगे, मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो ये क्या हो गया? ये संघ भी क्या हो गया? ये एक टैक्सॉन हो गया। और यदि इसकी जगह रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो इसमें लिख देते हैं नॉन कॉर्डेटा। उसमें भी बहुत सारे खंड हैं, लोअर नॉन कॉर्डेटा है, हायर नॉन कॉर्डेटा है। उसके बाद वर्ग, वर्ग में है मैमेलिया। मैमेलिया अर्थात जिसमें ऐसे जंतु जिसमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। मैमल्स होते हैं वो, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनपान कराते हैं, तो वो क्या है? वो सब मैमेलिया में आते हैं। जैसे बंदर, ठीक है, बंदर क्या है? बंदर भी मैमेलिया में आएगा। और चीता ये भी मैमेलिया में आएगा, गाय ये भी मैमेलिया में आएगा। इसका मतलब ये क्या है? ये सारे मैमल्स हैं, तो ये भी एक टैक्सॉन है। उसके बाद प्राइमेट, और प्राइमेट के बाद होमिनिडी। कुल क्या हो गया? कुल में क्या है? कुल होमिनिडी है। तो मनुष्य का जो कुल है वो क्या हो गया? होमिनिडी हो गया। और मनुष्य का वंश क्या होगा? होमो, जैसा भी बताया। और जाति क्या है मनुष्य की? आधुनिक मानव का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सैपियंस, यानी वंश होमो है और जाति सैपियंस है। तो समान वर्ग बने हुए हैं, जाति के अंदर सैपियंस हो गया, वंश हो गया, कुल होमिनिडी हो गई, गढ़ प्राइमेट हो गया, और जबकि वर्ग मैमेलिया हो गया। जितने भी स्तन ग्रंथि वाले होंगे मैमेलिया में आएंगे, जितने रीढ़ की हड्डी होंगे वो कॉर्डेटा में आएंगे, और जितने भी जंतु होंगे वो जगत में आएंगे। तो ये प्रत्येक ग्रुप, जाति, वंश, कुल, गढ़, वर्ग, संघ, जगत, ये क्या है? ये टैक्सॉन है, ठीक है। ये क्या है? ये टैक्सॉन है, यानी प्रत्येक ग्रुप जिसमें जीवों के लक्षण समान हों, समान तरीके से लिखे हुए हों, उसको क्या कहते हैं? उसको टैक्सॉन कहते हैं। तो एवरी ग्रुप इज टैक्सॉन। ये सब क्या हैं? ये टैक्सॉन हैं, ठीक है। इनमें समान लक्षण होते हैं, इसलिए ये सब क्या है? अगर जाति कहे तो जाति भी एक टैक्सॉन है, वंश कहें तो वंश भी एक टैक्सॉन है, कुल कहें तो कुल भी एक टैक्सॉन है, गढ़ कहें गढ़ भी टैक्सॉन है, वर्ग भी टैक्सॉन है, संघ भी, और ये जगत भी, यानी सब के सब टैक्सॉन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को समझिए तथा परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित शब्द समझने हैं, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने समझाया, संघ, वर्ग, कुल, गढ़ और वंश। संघ में क्या होगा? जितने भी एक जैसे होंगे, फाइलम इसको लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। जैसे इसमें बताया संघ में कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा दो होते हैं। ये एक तो कॉर्डेटा हो जाएगा और नॉन कॉर्डेटा हो जाएगा, यानी एक से गुण इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फाइलम हो गया। उसके बाद आएगा वर्ग। वर्ग में भी समान लक्षण वाले जंतु आ जाते हैं, यानी ये जो होगा ये छोटा होगा, इसके अंदर कम जंतु होंगे, सॉरी इसके अंदर ज़्यादा जंतु होंगे, और वर्ग में फिर इससे कम जंतु होंगे, कुल में उससे कम जंतु होंगे, गढ़ में उससे कम जंतु होंगे, और वंश में तो कम जंतु होंगे, जाति में उससे भी कम जंतु होते, मतलब एक ही जंतु होगा, उसकी एक जाति होगी। तो इनको अगर घटते क्रम में लिखा जाए तो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वर्ग जैसे बताया मैमेलिया, मैमेलिया में स्तन ग्रंथि वाले जितने होंगे वो मैमेलिया में आएंगे। ऐसी कुल है, ठीक है, यहाँ होमोनिडी है। अगर उसकी बात करें, सब्जियों की बात करें तो सोलेनेसी फैमिली एक होती है, सोलेनेसी, ये इसको कहते हैं टमाटर वाली फैमिली। टमाटर, आलू, बैगन, ये सब किस में आते हैं? सोलेनेसी फैमिली में, यानी सब्जी वाली फैमिली है कौन सी? जिसमें आलू, टमाटर, बैगन, मिर्च आते हैं, ये क्या है? सोलेनेसी, मतलब एक ही लक्षण वाली फैमिली। उसके बाद गढ़ है, ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद वंश, वो कौन से वंश को इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से इनकी परिभाषाएं लिख देंगे। उसके बाद है पौधों तथा प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए वर्गीकी पद अनुक्रम का चित्रण कीजिए। वर्गीकी पद अनुक्रम यानी कि वो किस तरीके से घटते हैं और किस तरीके से बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला एक ही जीव है सैपियंस, ये अपने आप में एक अकेला है। उसके बाद वंश, इसमें और भी हो सकते हैं, होमो है। कुल, होमिनिडी, इसमें और भी ज़्यादा जीव हैं। उसके बाद गढ़, प्राइमेट, इसमें और ज़्यादा जीव हैं। उसके बाद वर्ग हो गया मैमेलिया, तो इसमें और भी ज़्यादा जीव, मतलब
ये जो है इससे छोटा, ये वंश जो है जाति से बड़ा है, कुल वंश से बड़ा है, गण कुल से बड़ा है, वर्ग गण से बड़ा है, संघ वर्ग से बड़ा है, ठीक। और ये जगत जो है ये संघ से बड़ा है। यानी जीव जितने जितने इसमें जीव हैं वर्ग में, उसके हिसाब से हमने इसको रखा है, ठीक है। तो जगत एनिमलिया जो आएगा इसमें सबसे ज़्यादा जीव होंगे, जितने एनिमल्स होंगे, ठीक है, जितने भी एनिमल्स होंगे वो सब किस में आएंगे, एनिमलिया, यानी बहुत बड़ा परिवार है इसका। उसके बाद संघ कॉर्डेटा, ये इससे छोटा हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एनिमलिया, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, यानी छोटा हो गया ये। उसके बाद ये मैमेलिया, ये इससे कॉर्डेटा छोटा होगा, क्योंकि कॉर्डेटा में रीढ़ की हड्डी वाले तो बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन उसमें ऐसे जीव कम होंगे जिसमें जो मैमल्स हों, ठीक है। और उसके बाद प्राइमेट, होमिनिडी, होमो, अपने आप में कुछ वंश होंगे बस इसके। उसके बाद सैपियंस अपने आप में एक सिंगल मनुष्य है। इसलिए ये वाला ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सब निम्नलिखित टैक्सॉन में से सबसे छोटा कौन सा है, तो कौन सा लिख दोगे आप, जाति लिख दोगे, जाति सबसे छोटा है। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो जगत पूछा जाएगा। ये आरोही और अवरोही क्रम में भी लिखना को आ सकता है। तो ये वाला क्रम जो हो गया, ठीक है, इससे आप आरोही और अवरोही क्रम भी लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, 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 और ये सबसे छोटा। तो इस तरह से आप इसको आरोही और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गए होंगे। और यदि फिर भी कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम आपको होती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये वर्क जो है वो PDF के माध्यम से आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।